नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यपाषाण काल। ठीक है, तो आज हम लोग मध्यपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मध्यपाषाण काल के जो जनक है वो कौन है? हाइडर बेसिस्ट्राफ। ठीक है, हाइडर बेसिस्ट्राफ है। ठीक है, तो भारत में अगर देखा जाए कि भारत में पाषाण काल के जनक कौन है, तो कार्लाइल। ठीक है, भारत में पाषाण काल के जनक हो जाएगा कार्लाइल। ठीक है, अब देखिए क्यों कार्लाइल को भारत का पाषाण युग का जनक कहा जाता है। क्योंकि जो कार्लाइल है उसने क्या किया, विंध्य क्षेत्र के पर्वतों से, ठीक है, विंध्य पर्वत क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के जो भी पत्थर एवं पत्थर के उपकरण की खोज की, इसलिए उन्हें भारत के पाषाण काल का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कार्लाइल को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि इस काल के पत्थर के औजार एवं उपकरण प्रेशर तकनीक से बनाए जाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि इसी समय आधुनिक भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, इसी समय आधुनिक यूरोप का भी निर्माण होता है। तो इसी समय आधुनिक भारतीय प्रायद्वीप पे, जो हमारा दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, प्रायद्वीप का निर्माण मध्यपाषाण काल में होता है। ठीक है, और जो इसी समय जो आधुनिक यूरोप है उसका भी निर्माण मध्य युग में होता है, मतलब मध्यपाषाण काल में। तो मध्यपाषाण काल में भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण और आधुनिक यूरोप का निर्माण मध्यपाषाण काल में होता है। ठीक है, और भारत में पाषाण काल के जनक मैंने बता ही दिया, कार्लाइल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विंध्य पर्वत क्षेत्र से मध्यपाषाण काल के पत्थर और उसके उपकरणों की खोज की, इसी आधार पे कार्लाइल को भारत के पाषाण काल के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी समय छोटे जीव आए। ठीक है, पहले मध्यपाषाण काल से पहले सब बड़े जीव थे, बड़े बड़े आकार के जीव थे, इसलिए हथियारों का आकार भी बड़ा बड़ा होता था उनको शिकार करने के लिए। और ग्रुप में मध्य पाषाण काल के पहले जितने भी काल हैं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा पूरा पाषाण काल, तो उस समय ग्रुप में क्या किया जाता था? शिकार किया जाता था और बड़े हथियारों का उपयोग किया जाता था। क्यों बड़े हथियारों का उपयोग किया जाता था? क्योंकि जो जानवर है वो बड़े बड़े आकार के होते थे। तो अब जो हमारा मध्य पाषाण जो युग है, इसमें क्या हो गए, बड़े बड़े जो भी जीव जंतु है वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। अब उसके स्थान पे क्या है, छोटे जीव जंतु आए। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा बकरी, गाय, मुर्गा इत्यादि ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी समय पृथ्वी घास और पौधे से भर गई। तो जो मध्य पाषाण काल से पहले का जो भी युग रहा होगा वो सब हिम युग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब बर्फ से ढका होने के कारण घास, पृथ्वी पर जो है घास और पौधे के भंडार जो है उसका जो भी अनुपात है वो कम होता था। ठीक, उसके बाद देखिए कि इसी समय जो है इन छोटे जीवों के शिकार के लिए बड़े समूह की आवश्यकता नहीं रही। मैंने कहा कि पहले जो है कि बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे तो बड़े समूह की आवश्यकता होती थी, समूह में लोग शिकार करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या होता है, अब समूह की आवश्यकता नहीं नहीं रही, लेकिन जो परिवार की संकल्पना आ गई, परिवार में लोग अब परिवार में रहने लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी समय जो है कि मानव का प्रथम पशु मित्र कुत्ता बनता है। ठीक है, तो कुत्ता जो मनुष्य का प्रथम जो पालतू पशु है या प्रथम पशु मित्र के रूप में हम लोग कुत्ता को जानते हैं। अर्थात जो मानव का जो प्रथम पशु है वो कुत्ता है। ठीक है, जो पालतू बनता है। तो देखिए याद रखिएगा कि हम लोग तो पाषाण काल में ही हम लोग जानते हैं कि प्रथम जो पशु है वो मानव का पालतू कुत्ता बनता है। लेकिन याद रखिएगा कि पाषाण काल का कौन सा भाग में जो है जो मानव का जो प्रथम पशु मित्र कुत्ता बनता है वो है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में ही जो मनुष्य का प्रथम
पालतू पशु कुत्ता बनता है। याद रखिए, कुत्ता कब पालतू बनता है? तो मध्य पाषाण काल में। अगर मध्य पाषाण काल ऑप्शन में नहीं रहे तो पाषाण काल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ये पाषाण काल का ही कैटेगरी है, ठीक है। पाषाण काल में जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। तो कुत्ता कब पालतू बनता है? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, मध्य पाषाण काल का मानव ने सर्वप्रथम रेखांकन किया। बाद में यही रेखांकन क्या है? लिपि का रूप बन जाता है। बाद में यही रेखांकन जो है लिपि का रूप धारण करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मध्य पाषाण काल में बारिश और बर्फ वो कम हो गया। पहले मध्य पाषाण काल में क्या होता है? बर्फ। इससे पहले जो भी काल है उसमें क्या है? बर्फ रहता है, ठीक है। हिमयुग के नाम से हम लोग जानते हैं। उस समय बर्फ ढका रहता है, जिसके कारण जो है धीरे धीरे समय बीतता जाता है और तापमान बढ़ता है, जिसके कारण बर्फ पिघलना चालू होता है। और वो समय है मध्य पाषाण काल, जिसमें बारिश और बर्फ जो है कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मानव घास फूस के बनाए हुए घरों में रहते हैं, ठीक है। अब जो है मानव पहले गुफा में रहा करते थे, अब जो है मानव किस में रहते हैं? घास फूस के बनाए गए घरों में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, घरों में रहेंगे तो एक घर बनेगा। तो मान लीजिए एक घर बना, उसके बगल में फिर एक घर बना, फिर एक घर बना, ऐसे करते करते एक बस्ती का आकार धारण कर लेता है। तो ये जो भी बस्ती है, इसके कुछ साक्ष्य हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन मध्य पाषाण काल के जो भी बस्ती के साक्ष्य है वो कहाँ से हमें मिलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं करके। तो देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव के बस्ती के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बागोर है राजस्थान में। इस जगह में जो है मानव बस्ती के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा नंबर पे है चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, ठीक है। उसके बाद देखिए, मध्य पाषाण काल में प्रथम अन्नागार देखने को मिलता है। देखिए, अन्नागार तो मिल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मध्य पाषाण काल में लोग कृषि करते थे, ठीक है। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। कृषि की शुरुआत होती है वो नौ पाषाण काल में। अन्न का भंडार जरूर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। या प्रथम अन्नागार जो है यहाँ से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? तो चौपानी मांडो, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। और ये है दमदमा, प्रतापगढ़, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो मध्य पाषाण काल में प्रथम अन्नागार कहाँ से मिला? तो चौपानी मांडो, मिर्जापुर, और है दमदमा है प्रतापगढ़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि मध्य पाषाण काल में मानव अन्न का उत्पादन करते थे या करता था, ठीक है। अन्न का जो उत्पादन है वह नौ पाषाण काल में होता है, शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मध्य पाषाण काल के गंगा घाटी से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के गंगा घाटी से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। अब क्या क्या मिला है आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सराय नहर जो प्रतापगढ़ है वहां से कब्र मिले हैं। कब्र कैसा है? तो सामूहिक समाधान है। सामूहिक माने एक साथ मेल फीमेल को दफनाया गया है। इसके जो भी है साक्ष्य या प्रमाण हमें सरायनगर प्रतापगढ़ से मिला है। उसके बाद देखिए, महदा है, महदहा, यहाँ से भी जो प्रतापगढ़ माफ कीजिएगा, प्रतापगढ़, महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। यहाँ से भी कब्र मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ में है, ठीक है। इन सब जगहों से जो गंगा घाटी वाला जो क्षेत्र है, ये है सरायनगर, महदहा, दमदमा, यहाँ से कब्र मिला है, ठीक है। कैसा कब्र मिला? तो सामूहिक समाधान है, जिसमें महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। महदहा से भी कब्र मिला है। दमदमा से भी कुछ गंगा घाटी के साइड से कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं जो मध्य पाषाण काल के या मध्य पाषाण कालीन युग के हैं, ठीक है। अब देखिए, अन्य स्थल हम लोग देखेंगे जो मध्य पाषाण काल के हैं। जैसे बागोर कहाँ है? राजस्थान में, भीलवाड़ा। तांबे का बाण मिला है, तीर धनुष वाला जो होता है ना बाण, वही तांबे का बाण कहाँ से मिला? तो बागोर राजस्थान, जिला भीलवाड़ा, यहाँ तक है।
लगनाज गुजरात 14 कब्र मिले हैं। ठीक है, ठीक है। लगनाज यानी गुजरात से क्या मिला है, 14 कब्र मिले हैं। टेरी तमिलनाडु, अस्थियां बालू के परत पर है, इसीलिए इसे टेरी उपकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, टेरी तमिलनाडु, यहाँ से अस्थिया जो है बालू के परत पर है, इसीलिए इसे हम लोग टेरी उपकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, या टेरी उपकरण का नाम दिया गया है। देखिए, लेखिया या बागही खोर, ठीक है, लेखिया और बागही खोर मिर्जापुर, यहाँ से कंकाल मिला है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मध्य पाषाण काल समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं एक वीडियो बनाएंगे नौ पाषाण काल का। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग नौ पाषाण काल, ऐसे करते करते हम लोग देखिए फिर ताम्र पाषाण काल आएगा। ऐसे करते करते देखिए इतना मोटा बुक कॉपी है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतिहास के दृष्टिकोण से ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समय समय पर मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।